नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि इस समय इंडियन इकोनॉमी का जो ये बैच चल रहा है बहुत धुआंधार तरीके से, इसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर ख़त्म करने के बाद में तीसरे चैप्टर पर हम लोग आ गए हैं और उस चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कल एक इंट्रो हो गया था जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा भी दिया था और साथ ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस लिखने के लिए मैंने आप लोगों को दिया था और वो डिफरेंस कई लोगों ने लिख के दिखाया भी है। ठीक है, ग्रुप में भेजा है, जैसे निधि ने भेजा है, ठीक है, और निधि के अलावा अखिलेश ने भेजा है। बाकी मैंने नोट्स के लिए बोला था और प्रीति ने भी भेजा है। बाकी इसके अलावा मैंने नोट्स सेंड करने के लिए भेजा था, तो नोट्स भी जो है आप लोगों में से कई लोगों ने अपने नोट्स भेजे हैं। जैसे प्रीति ने भी अपने बढ़िया नोट्स भेजे हुए हैं, सारिका ने भी भेजे हैं, सरिता ने भेजे हैं और अखिलेश ने भी अपने नोट्स भेजे हैं। तो इस तरह से कई लोगों ने अपने नोट्स भेजे हैं जिसको मैंने देखा है। ठीक है, और बाकी उसमें क्या कमियां हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। बट आइए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो ये चैप्टर है उसको जल्दी से जल्दी हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे आते हैं, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को स्टडी करना भी एक बहुत बड़ा जो है पार्ट है, जो जिसमें आई थिंक मुझे कम से कम 2-3 घंटे, 3 घंटे की क्लास तो लगेगी, मतलब 2 दिन की क्लास आप समझ लीजिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे लगेगी। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसको समझना, उसको डिकोड करना ये बहुत आसान नहीं है। तो जिस तरह से मेरे लिए उसको समझाना बहुत आसान नहीं, उसी तरह आपके लिए उसको समझना भी बहुत आसान नहीं है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकन होगा। हम लोग आराम से उसको पढ़ेंगे जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ने में हमें किसी तरह की आगे चल के दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं सरसरी नज़र से जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। आज हम लोग देखेंगे कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने कल बात कर ली थी। कल हमने इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंस के बारे में बात कर ली थी। आज हम इनको एक शॉर्ट में इन लोगों दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे और इन दोनों के बीच में समानता भी देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है प्रभावित करते हैं। कुछ फैक्टर्स कॉमन भी हैं लेकिन हम उस दोनों के फैक्टर्स को अलग अलग जो है स्टडी करेंगे। इसके अलावा बाद में हम लोग पहुंचेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ने के बाद हम कुछ जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले ये बताइए, स्वागत है सबका। कमेंट ऑन कर दिया जाए। आप लोग अंदर से तड़प रहे होंगे ना कि सर ने कमेंट नहीं ऑन किया है, तो ऑन कर दिया जाए। क्या कमेंट बताइए तो ऑन कर दिया जाए। आज मेरा मन नहीं कमेंट ऑन करने का, आइए आज ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं ऑन करेंगे कमेंट। डेली बहुत बकबक करते हो, नोट्स वोट्स बनाते नहीं हो आप लोग, इसलिए आज कोई कमेंट ऑन नहीं होंगे। ठीक है, आप कमेंट तभी ऑन होंगे जब सब लोग नोट्स बना के भेजोगे। आइए बात करते हैं आगे। देखिए ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल एक थोड़ा सा देख लिया था, ध्यान से पढ़ लिया था। हाँ देखिए, आज इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कुछ जो रिटर्न हमने नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं और इसके बाद आगे की बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसा हमने आपको समझाया है वहाँ पर कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इंक्रीजमेंट इन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है। ठीक है, मात्रात्मक होती है। तो किसी भी निश्चित समय में आप जैसे अगर जीडीपी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो जीडीपी ग्रोथ को हम इसको कह सकते हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ है, जो हमारी आर्थिक वृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो किसी निश्चित दिए हुए समय में, मतलब किसी फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन में जो पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है, हम उसको इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ये वृद्धि हम लोग सालाना भी देख सकते हैं, ये वृद्धि हम लोग डिकेडल भी देख सकते हैं और इस वृद्धि को हम लोग चाहें तो मंथली भी देख सकते हैं। बट हाँ, मंथली डेटा हमारे पास इतना उपलब्ध नहीं होता है कि हम उसको मंथली इतनी आसानी से जो उसमें क्या वृद्धि हुई उसको हम एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। और जो जीडीपी मूल्य की गणना है वो परसेंटेज वृद्धि में की जाती है। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल में समझाया था कि मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, पिछले साल 100 प्रोडक्ट थे और इस बार उसी प्रोडक्ट 105 हो गए इस साल, तो हम देखेंगे कि पिछले साल की तुलना में 5% की वृद्धि हुई है, जो ग्रोथ हुई है वो 5% की हुई है पिछले साल की तुलना में। तो इस तरह से हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करते हैं, हम लोग परसेंटेज वृद्धि के संदर्भ में नापते हैं। ठीक,
ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। इकोनॉमिक ग्रोथ इज कैलकुलेटेड इन रियल टर्म्स वेयर द इफेक्ट्स ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इन्फ्लेशन डिस्टॉर्शन आर आल्सो अकाउंटेड। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम इन्फ्लेशन को भी ध्यान देना समायोजित करते हैं, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्फ्लेशन को समायोजित नहीं करेंगे तो हमें सही जानकारी इकोनॉमिक ग्रोथ की नहीं मिल पाएगी। ठीक है, जैसे रियल टर्म्स में यहाँ दिया हुआ है रियल टर्म्स में। अब रियल टर्म्स में जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको रियल जीडीपी पढ़ाया हुआ है जो हमारे आधार ईयर पे, बेस ईयर पे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, बेस ईयर पे। तो हमें जो रियल टर्म्स में जीडीपी ग्रोथ की बात की जा रही है, इसको मुझे आपको मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज इट मीन्स बाय रियल टर्म्स जीडीपी ग्रोथ। ठीक, मैं आपको पहले ही इसको आपको बहुत अच्छे से डिकोड कर चुका हूं जब हम लोग जो है जीडीपी पढ़ रहे थे। ठीक, तो आप जानते हैं कि जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि नॉमिनल में क्या होता था, इन्फ्लेशन की वजह से नॉमिनल हमेशा बढ़ी हुई दिखती थी। तो अगर हम नॉमिनल ग्रोथ रेट देखेंगे तो हमें बढ़ी हुई दिखेगी। ठीक है, लेकिन जब हम रियल टर्म्स में आएंगे तो रियल टर्म्स में हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, समायोजित करते हैं, वही यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। ठीक, अब देखिए कुछ फैक्टर्स की बात आती है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब हम आंसर राइटिंग करेंगे मेंस में, तो मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए, मेंस के अप्रोच के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं और कैसे इम्पैक्ट करते हैं। मेन मोटिव ये होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ग्रोथ, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ये सारे फैक्टर्स जो है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मतलब ये समझ लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स कौन से हैं, हमारी वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये भी हमारे ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन होगी, अगर हम उस वर्किंग पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी रहेगी। ठीक है, आगे अभी हम इस पे एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, जिसमें सड़कें भी आती हैं। ठीक है, सड़कों के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सड़कों में अगर मैं बात करूं पिछले 10 सालों में लगभग 60% जो है, अगर स्टेट और नेशनल हाईवेज की बात करें तो लगभग में 60%, 59% के आसपास में जो है ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो जितना अच्छा रोड ट्रांसपोर्ट होगा, जितने अच्छे हाईवेज होंगे, उतनी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। उसका रीज़न क्या है कि हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा, रॉ मटेरियल की पहुंच आसान हो जाएगी रॉ मटेरियल तक। ठीक है, और हमारा समय बचेगा। ठीक, तो इतने अच्छे हाईवे बन गए हैं कि मतलब आपके समय को उन्होंने बहुत कम कर दिया है। यहाँ से दिल्ली जाने में जो कई घंटे लगते थे, अब आप बहुत कम समय में हाईवे के द्वारा पहुँच सकते हैं। इतने अच्छे हाईवे, यहाँ से आपको आगरा जाना हो, देखिए कितनी जल्दी आप पहुँच जाते हैं। पहले जाने में कितना समय लगता था। ठीक है, मैं अपने आपको बताता हूँ, स्टेट हाईवे की मैं बात करता हूँ कि मैं लखनऊ से जब बहराइच जाता था, तो बहराइच का रहने वाला हूँ, तो जब मैं लखनऊ से बहराइच जाता था तो उस समय क्या होता था कि गाड़ी की हालत ख़राब हो जाती थी। ठीक है, दैट टाइम मेरे पास बाइक थी, तो बाइक के पुर्जे हिल जाते थे वहाँ पहुँचने में, और यहाँ से जाने में टाइम लगता था मुझे लखनऊ से लगभग में मान के चलिए कि 5 घंटे के आसपास। ठीक है, अभी वो हाईवे इतना अच्छा बन गया है कि जब मैं कार से यहाँ से निकलता हूँ तो मुश्किल से मान के चलिए 2 घंटे लगते हैं और 2 घंटे में मैं बहराइच पहुँच जाता हूँ। ठीक है, वो भी आराम से थोड़ा रुक के रास्ते में नाश्ता करके इसके बाद में। ठीक, तो इससे क्या मतलब है कि ये मैंने तो आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है, बट इसी तरह से जब रॉ मटेरियल की पहुंच जो हमारे पास जैसे लोडिंग व्हीकल्स होते हैं, तो उनके लिए भी अगर हाईवेज अच्छे हैं तो जो है समय कम लगता है और रॉ मटेरियल तक पहुंच आसान हो जाती है, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता है, प्रोडक्शन समय से होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक, तो इस वजह से रॉ मटेरियल तक आसानी से पहुंच भी सुनिश्चित होती है और साथ में ज़्यादा रॉ मटेरियल तक पहुंच भी सुनिश्चित होती है। ठीक, जो प्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, देखो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनका प्लान्ड यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है, प्लान्ड यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनका दोहन, ऐसे समझ लीजिए जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है हमारे पास, ठीक है, उनका दोहन अगर हम एक प्लान्ड वे में नहीं करते हैं, उनका अगर हम मैनेजमेंट सही से नहीं करते हैं, तो क्या होगा, उनका दोहन जरूर हम करेंगे लेकिन उससे उतनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम जो नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करते हैं, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हाँ हम एक प्लान्ड वे में उनका यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, पॉपुलेशन
पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत मायने रखती है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। याद करिए, इसी से रिलेटेड पीसीएस, पिछले साल में पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में, और उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ से कि पॉपुलेशन ग्रोथ को इकोनॉमिक ग्रोथ से पॉजिटिवली भी रिलेट किया गया था, और इकोनॉमिक ग्रोथ को पॉपुलेशन से निगेटिवली भी जो है रिलेट किया गया था, और वहाँ दोनों सेंटेंस सही थे। ठीक है, वहाँ पे दोनों सेंटेंस सही थे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा एक बार पेपर में। तो इसलिए ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ाता हूँ ये मत समझिएगा, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। ठीक, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे जो है पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। जैसे आप जानते हो इसके निगेटिव पॉइंट तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो निगेटिवली कैसे इम्पैक्ट पड़ता है उसका, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे बर्डन पड़ता है। ठीक है, सुबह ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, देखिए जो अभी जो है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो बताया गया कि 144 करोड़ जो है हमारी जनसंख्या हो गई है, और आने वाले 77 साल में हमारी जनसंख्या जस्ट डबल हो जाएगी। तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में मॉर्निंग का जो एडिटोरियल था उसमें डिस्कस किया इस चीज़ को। ठीक, कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो इतनी तेज़ी से हो रही है उसके निगेटिव इम्पैक्ट कौन से हैं, हम यहाँ पे देखेंगे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन से हैं। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जब आती है तो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, या कहीं भी अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमारी टेक्नोलॉजीज में जितना ज़्यादा एडवांसमेंट आएगा उतना हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। ठीक है, उतना हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उतना क्या होगा, हमारा लेबर पार्टिसिपेशन जो प्रोडक्टिव लेबर होता है, लेबर प्रोडक्टिव, वो बढ़ेगा। ठीक है, वो बढ़ेगा। तो जब हमारी लेबर उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक है, लेबर उत्पादकता बढ़ेगी तो ऐसे एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी से तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, हमारी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं और ध्यान से समझना है इनको। ये देखने में भले लिखा हुआ है कि 5 पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्लान यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ग्रोथ, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब आप इसको डीप में पढ़ेंगे तो इससे दिखेगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, इस पे आप लिखना चाहें, मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ध्यान से लिखना चाहें तो ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्लांट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ग्रोथ और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज में आप नहीं कुछ, जिसको कुछ नहीं आता है थोड़ा सोच सोच के लिखेंगे तो इनके बारे में आप कम से कम एक पेज तो भर सकते हैं। ठीक, एक पेज आप भर सकते हैं। खैर आइए हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहला जो मानव संसाधन की बात की गई है, देखिए नोट करते रहिएगा, इसीलिए मैंने आज कमेंट ऑन नहीं किए हैं कि आप लोग नोट करिए। आप लोग नोट्स नहीं करते हो, बहुत कम लोग नोट्स बना रहे हैं, तो इस और बीच में केवल जो है ज़्यादातर चप्पर होता है। ठीक है, तो आज कोई चप्पर नहीं, आज बस पढ़िए, क्लास करिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, आराम से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते रहिए, कोई चप्पर नहीं है आज। ठीक, मुझे पता है आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा तिलमिलाहट मच रही है कि सर खोल दो, हाँ ओपन करो, नहीं ये ग्रुप में मैसेज मत करिए। ठीक है, ये जो ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कोई, मैं नहीं सुनूंगा आज। आज ग्रुप में कितने भी मैसेज कर लीजिए, आज कमेंट नहीं ओपन होंगे आपके। ठीक है, यही पनिशमेंट है आज की आपकी। आइए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं, मानव संसाधन की, तो दिस इज अ मेजर फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स किसी भी कंट्री का जितना अच्छा है, कार्यबल जितना अच्छा है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश में जो भी रिसेंट रिपोर्ट आई है, जो यूनाइटेड नेशन, इस ऐसे रिलेट किया गया, जो मॉर्निंग में मैंने पढ़ाया आपको, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ की जो रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया कि 144 करोड़ पॉपुलेशन भारत की हो गई है, जो चाइना से ज़्यादा है, जबकि चाइना की कितनी बताई गई कि 142.5। ठीक है, 142.50 करोड़। तो अब इस पॉपुलेशन में ये भी बताया गया कि 68% पॉपुलेशन ऐसी है भारत की, 68% जो 14 साल से लेके, ठीक है, कितनी है, सॉरी 15 साल से लेके 64 साल तक। ठीक है, 64 साल। इसका मतलब जो 68% पॉपुलेशन है ये हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है। ठीक है, और यही हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स का काम करती है। बस इस पॉपुलेशन को हमें क्या करना है, अगर हमें इस पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स बनाना है तो हमें क्या करना है,
हमें इस पॉपुलेशन का इस्तेमाल अगर हमें करना है, अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में इस पॉपुलेशन का इस्तेमाल करना है, अगर हम चाहते हैं कि ये पॉपुलेशन हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में बराबर का कंट्रीब्यूट करे, तो हमें क्या करना है, हमें याद करिए स्किल डेवलपमेंट, हमें इनको स्किल करना है। इस 68 पॉपुलेशन को क्या करना है, स्किल करना है। ठीक है, यहाँ पर आप गवर्नमेंट की इनिशिएटिव जोड़ सकते हैं। ठीक है, कौशल विकास मिशन जो स्किल इंडिया मिशन है उसको जोड़ सकते हैं। उसके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट क्रिएट की गई है, उसको भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरह से चीज़ों को आप इसमें जोड़ा करिए। जब भी आप लिखें, जब अपने नोट्स में आप उसको इंक्लूड किया करिए। जरूरी नहीं कि मैंने ये बढ़ाया है, मैं जो चीज़ें साइड में बता रहा हूँ इनको आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नोट्स आपके दमदार तभी बनते हैं। ठीक, आप जोड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पॉपुलेशन को स्किल करना है। जब इस 68% की जो पॉपुलेशन है इसको आप स्किल करोगे, आप इसकी क्षमताओं में वृद्धि करोगे, आप इनको टेक्निकल नॉलेज दोगे, तो क्या होगा, जब इनके पास टेक्निकल नॉलेज होगा तो ये आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे, और नतीजा क्या होगा, वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा सहायक होंगे। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है, 68% जो पॉपुलेशन है, इस 68% पॉपुलेशन में मोर देन 70% घर पे बैठी हुई है बेरोजगार। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में उस हिसाब से नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है कि अगर हम जनसंख्या वृद्धि में इस लेवल पर पहुंच गए हैं और आज युवाओं की संख्या हमारी जनसंख्या में 68% की है, तो हमें इसको यूज करना है, हमें इनको स्किल बनाना है, हमें इनका स्किल डेवलपमेंट करना है, हमें इनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है, जिससे कि ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायक हो सके। ठीक है, समझ रहे हो पॉइंट को? आपको लिखना है, इस चीज़ को समझना है और लिखना भी है, और इस तरह से रिलेट करके आपको अपने नोट्स में इसको इंक्लूड भी करना है। ठीक, तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को हमारी इम्पैक्ट करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है। मुंह बंद करके ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब उंगलियां बंद करके। उंगलियों का में जो दर्द चैट में होता था वो आज नोट्स बनाने में हो रहा होगा। ठीक है, खैर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सेकेंड नंबर पर देखेंगे कि बुनियादी ढांचे का विकास, जो हमने अभी आपसे बात किया था। ठीक है, जो हमने अभी आपसे बात किया था, इम्प्रूवमेंट and increase investment in physical capital such as roadways, machinery and factories will increase the efficiency of economic output by reducing the cost। भाई जाहिर सी बात है कि अगर हमारा फिजिकल कैपिटल, जैसे कि रोडवेज अच्छे हैं, हाईवेज अच्छे बने हुए हैं, ठीक है, अगर हमारी मशीनरी जो इक्विपमेंट्स हैं, ज़्यादा अच्छी मशीनरी हमारे पास में है, ठीक है, जो हम मैनुअल काम करते थे उसको अब हम मशीनरी से काम करने लगे हैं, तो अब क्या कर रहा है कि हम कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं। अगर रोड अच्छे हैं तो हम उस माल की जो ढुलाई है वो कम समय में ज़्यादा कर पा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो, चाहे हमारे बने हुए सामान को दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। जैसे रोड की मैं बात करूं तो रोड में अभी आज की बात करूं तो भारत, यहाँ पे इसको रिलेट करिएगा मैं जो बता रहा हूँ। भारत अगर बात करें तो अगर विश्व में बात करूं तो रोड नेटवर्क, सड़क नेटवर्क, ठीक है, जो रोड नेटवर्क है लिख लीजिएगा, रोड नेटवर्क के बारे में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, मतलब रोड सड़क की लंबाई टोटल दूसरा स्थान है। कितनी, ध्यान दीजिएगा, भारत में लगभग में 66.7 लाख किलोमीटर का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रथम नंबर पर कौन सा है, यूएसए है, आप नोट कर सकते हैं। प्रथम नंबर पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और सेकंड नंबर पर भारत, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और सरकार के प्रयास को अगर आपको इसमें गिनाना हो तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लिखिएगा कि पिछले 2013-14 से 2023 तक, ठीक है, लगभग में 59% की वृद्धि हुई है सड़क मार्ग में। ठीक, और इसी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है। आप समझिए, अगर बीच में कोविड का इम्पैक्ट ना आया होता तो शायद आज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं और होती। ठीक, अब एक चीज़ आप लोग हमेशा सोचते होंगे, मैं आपको बताऊं कि आखिरकार ये सर जब कहते हैं या जब हम कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं तो ये हमेशा 2013-14 से ही क्यों कंपेयर किया जाता है। देखो, उसके दो रीजन है, मैं आपको बताऊं। कुछ लोग सोचते होंगे कि हाँ, मतलब सर जो है क्या कहते हैं, बहुत बड़े सरकार के समर्थक हैं और इसी वजह से जो है, तो हाँ देखो, भारत में सर की बात हो अगर तो सरकार किसी की भी हो, सर हमेशा उसके समर्थक रहेंगे।
यहाँ पार्टी की बात नहीं होती है, बात होती है कि भारत सरकार की। दूसरी चीज़ क्या है, ध्यान दीजिएगा आप। देखिए पहली चीज़ ये डिकेडल ग्रोथ होती है, जो एक कंपेयर की जाती है, ये दशकीय वृद्धि कंपेयर की जाती है, ठीक है। जहाँ भी आप रिपोर्ट्स में देखेंगे तो डिफरेंट रिपोर्ट्स, आप न्यूज़पेपर भी उठाएंगे, डिफरेंट रिपोर्ट्स देखेंगे तो वहाँ भी ज़्यादातर, चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट आई हो तो जो है 2013-14 से। देखो नीति आयोग सरकार का एक अंग है और नीति आयोग का काम भी है कि सरकार के काम को प्रस्तुत करना जनता के सामने, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज़ क्या होता है कि एज अ पब्लिक हम लोगों का भी ये दायित्व है कि हम सरकार के काम को क्या करें, एनालाइज करें कि उसके काम में कहाँ नकारात्मक वृद्धि हो रही है और कहाँ जो है पॉजिटिव सकारात्मक वृद्धि हो रही है। तो जब हम इस तरह से देखेंगे कि एक ही गवर्नमेंट 2014 से लेके और अब तक हमारे यहाँ बनी हुई है, तो उस एक गवर्नमेंट के रहने से क्या तरक्की हुई है, हम पीछे के डिकेडल ग्रोथ से भी कंपेयर कर सकते हैं और हम ये देखेंगे कि स्टेबल गवर्नमेंट कितनी ज़रूरी होती है किसी भी देश में, किसी भी देश के विकास के लिए। तो जो डिकेडल ग्रोथ कंपेयर की जाती है उसके दो रीजन होते हैं। एक तो जो 2013-14 से हम कंपेयर करते हैं, पहला होता है कि हम डिकेडल ग्रोथ को कंपेयर करते हैं, और दूसरा क्या होता है, हम मौजूदा गवर्नमेंट के कार्य को देखते हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हाँ जो है उसमें क्या विकास हुआ है, क्या तरक्की हुई है नहीं हुई है, कहीं ऐसा कहाँ नकारात्मक ग्रोथ हो रही है और कहाँ पॉजिटिव हो रही है, इसको हमें देखना है। और यही रिपोर्ट्स बताती हैं, ये मैं नहीं बताता हूँ, ये रिपोर्ट्स बताती हैं, और रिपोर्ट्स में जो लिखा होता है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जब फैक्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो भी उत्पादन ज़्यादा होगा। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा होने से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पर पॉजिटिव असर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने रोड के बारे में बताया आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट, तीसरा पॉइंट है कि प्लांट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है उन प्राकृतिक संसाधनों का नियोजित उपयोग करना, ठीक है। प्लांट यूटिलाइजेशन, नियोजित उपयोग। देखो नियोजन, किसी भी चीज़ में नियोजन जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ नियोजन की शुरुआत कब हुई थी, कोई बताइए कमेंट में। चलो कमेंट में कैसे बताओगे, कमेंट तो ऑफ ही कर रखे हैं मैंने, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ प्लानिंग शुरू हुई, तो प्लानिंग क्यों शुरू हुई, क्यों प्लानिंग शुरू होने का उद्देश्य यही था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम यूज कर पाएँ प्लांट वे में, एक प्लांट डेवलपमेंट कर पाएँ, ठीक है। प्लांट यूटिलाइजेशन करते हुए हम डेवलपमेंट कर पाएँ। तो हमारे यहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उनका प्लांट यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और प्लांट यूटिलाइजेशन करते हुए हमें मैक्सिमम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, ठीक। तो जैसे हमारे यहाँ खनिज भंडार है, ठीक है। तो जो ध्यान दीजिएगा, जो हमारे यहाँ खनिज भंडार है, तो खनिज भंडार क्या है बताइए, जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो क्या हैं, वो भी लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं। तो इस तरह से जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अगर हम उचित उपयोग करेंगे तो अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अगर हम उनका उचित उपयोग नहीं करेंगे, प्लांट उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो संसाधन सिर्फ नष्ट होंगे और जितनी प्रोडक्टिविटी उनसे हमें मिलनी चाहिए उतनी प्रोडक्टिविटी हमें उनसे मिल नहीं पाएगी। बाकी इसकी अभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास के बाद, आप निश्चिंत रहिए, पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाएगी। लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको आप ज़रूर नोट करिएगा, ऐड ऑन करिएगा अपने नोट्स में। इसीलिए मैं आज ज़्यादा लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, तो इसलिए आपको वेट करना है। अगर आप नोट्स, जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ उनको कहीं नोट कर लीजिए आप। इसके बाद में जब अभी पीडीएफ आपको मिलेगी तो इस पीडीएफ से जो आप नोट्स बनाइए वहाँ पर उस पर्टिकुलर जगह पे जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ें नोट करके रखी हैं उनको इंक्लूड कर दीजिए। जैसे हाँ, जैसे सारिका ने मुझे नोट्स भेजा था, सारिका ने बताया कि ये केवल क्लास नोट्स हैं और जो पीडीएफ वाले नोट्स हैं वो मैंने अभी बनाए नहीं हैं, उनको मैं बनाऊंगी। तो ध्यान देना, आप नोट्स अलग अलग मत बनाइए, आप यही काम करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास के नोट्स आप एक साथ रखिए, कहीं रफ पे रखिए क्लास के नोट्स, और इसके बाद में आप जब आपको पीडीएफ दी जाए तो उस पीडीएफ के नोट्स के साथ में जहाँ पे जो चीज़ इंक्लूड करनी है वो क्लास नोट्स के, उसको आप उसी में इंक्लूड करिए। तो ऐसे क्या होगा, आपके नोट्स और ज़्यादा इंप्रेसिव बनेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और फिर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएगा। जो फोर्थ पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जनसंख्या जब बढ़ती है तो निस्संदेह हमारे ऊपर नेचुरल बर्डन, नेचुरल रिसोर्सेज पे एक बर्डन क्रिएट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह की लैंड एरिया के बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है, हमने देखा था कि किस तरह से क्या, ठीक है, तो बहुत डिटेल में हमने बात की थी। वहाँ के काफ़ी पॉइंट्स आप उठा सकते हैं जो हमने यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ की जो रिपोर्ट आपसे डिस्कस की है, वहाँ से काफ़ी पॉइंट्स आप उठा सकते हैं और उन पॉइंट्स को उठा करके आज के नोट्स में आप शामिल कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप अधिक मानव संसाधनों की उपलब्धता होगी। अभी मैंने जब ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा है तो ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ से मैंने रिलेट कर दिया है। ठीक, कि जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा ह्यूमन संसाधन उपलब्ध हो जाता है। लेकिन ह्यूमन संसाधन, ध्यान देना, ह्यूमन संसाधन और एक वर्किंग एज पॉपुलेशन दोनों में अंतर है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब हम वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी कितनी है, 68% अभी मौजूदा में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। इस वर्किंग एज पॉपुलेशन को क्या करना है, हमें ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना है, हमें वर्किंग एज पॉपुलेशन में, सॉरी, इस वर्किंग एज पॉपुलेशन को क्या करना है, हमें ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है हमें, इनका स्किल डेवलपमेंट करके हमें इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने गवर्नमेंट की इनिशिएटिव हैं आप उठा के नोट्स में इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, सब पढ़े हैं आपने, कभी मेरे से करंट अफेयर में पढ़े हैं, कभी आपने जो है हमारे जो प्रीलिम्स के लिए मैं आपके PYQs करा रहा, PYQs में पढ़े हैं, कभी आपने इंडियन इकोनॉमी की क्लास में जो आपके PYQs वाली करा रहा था, MCQs वाले, उसमें आपने पढ़े हैं। ठीक है, उठा के इंक्लूड कर दीजिए। जो वर्तमान में है, जो प्रीवियस में है, सब उठा के इंक्लूड कर दीजिए। कुछ अपनी तरफ से सोचिए और ऐसा नोट्स बनाइए, ऐसे नोट्स बनाइए कि वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव भी लगें और साथ ही जो है क्या कहते हैं, आपको एक ही जगह पे सब चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, तो ध्यान देना, पॉपुलेशन की जो वृद्धि है वो पॉजिटिवली भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है। ठीक, कैसे, ये यहाँ पे विकास नहीं होगा, यहाँ आर्थिक वृद्धि होगी या समृद्धि होगी। ठीक है, बाकी एक लास्ट पॉइंट जो इसका बचा है कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज में जो उन्नति होती है, जो प्रगति होती है, जो नई नई टेक्नोलॉजी जो है इनोवेट होती हैं, तो उससे कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसको भी आपको बताना है। ठीक है, आपको देखना है कि कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। भाई किसी भी तरह की टेक्नोलॉजीज है, अगर उसमें सुधार होता है तो उसमें सुधार होता है तो आज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप चाहे अपने आपके हाथ में जो पकड़ के आप बैठे हुए हैं, जिससे आप क्लास ले रहे हैं, उससे आप देखिए और उससे आप रिलेट करिए। ठीक है, आज टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि आपका काम, बहुत सारे काम आप मोबाइल पे हो जाते हैं। जो काम क्या करने पड़ते थे, आपको जाके कहीं साइबर कैफे ढूंढना पड़ता था। बहुत सारे जो आपको मैनुअल काम करने पड़ते थे, आप उन सारे काम को डिजिटल रूप में कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, आज बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होते हैं, जैसे आपने हमको नोट्स भेजे हैं, मोबाइल, अगर ये मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ना होती तो क्या होता, हम आपसे कहते हैं हमें नोट्स दिखाइए, तो आपको जो है बाकायदा हमको कुरियर के थ्रू भेजना पड़ता है, स्पीड पोस्ट से कि सर नोट्स चेक कर लीजिए। हैं, मैंने बोला 10 मिनट में, आपने फटाफट स्कैन किया, PDF बनाया, हमको भेज दिया। तो क्या होता है, टेक्नोलॉजी में जब एडवांसमेंट होता है तो क्या होता है, आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि सकारात्मक प्रभाव, क्योंकि वो आपका समय बचाती है और कम समय में ज़्यादा काम हो पाता है, प्रभावी काम हो पाता है, इफेक्टिव वर्क हो पाता है कम समय में, तो आपका समय भी बचाती है। तो जिस एक दिन में हम अपना प्रोडक्शन, मान लेते हैं कि एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी से क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा प्रोडक्शन कई गुना उस समय में बढ़ जाता है जो हम पहले कर रहे होते हैं, वो हमारे काम को कई गुना बढ़ा देती है उतने ही समय में। तो इससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बात की थी, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो लेबर किसी भी काम को, मान लेते हैं कि 10 लेबर मैनुअल काम करते थे, ठीक है, 10 लेबर मैनुअल काम करते थे और मैनुअल काम करके 100 प्रोडक्ट बनाते थे। अब इसमें क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर दी गई और मशीनरी, इक्विपमेंट्स दे दिए गए और उस टेक्नोलॉजी से इनको टेक्निकल नॉलेज दी गई, और टेक्निकल, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इनको नॉलेज दिया जाए, इनके पास टेक्निकल नॉलेज हो। ठीक है, अब टेक्निकल नॉलेज इनको दे दिया गया, अब इसी मशीन की सहायता से ये एक दिन में क्या कर रहे हैं, 300 प्रोडक्ट बना रहे हैं, वही लेबर उतने ही। तो अब बताइए इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ी। तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी से क्या होता है, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़िएगा, समझिएगा,
अपने नोट्स में इंक्लूड करिएगा, और कहीं से आपको कुछ भी दिक्कत लगती है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा ग्रुप में, पर्सनल कहीं भी, जैसे आप अभी ग्रुप में खटाखट मैसेज भेज रहे हैं तो वो मत करिए, ठीक है। अभी बस आज नहीं खुलने वाला है तो नहीं खुलने वाला है, बस केवल नोट्स बनाइए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। उसमें कई फैक्टर्स कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? ठीक है, चलो। देखो, मैंने पहले ही आपको कल डिफरेंस बताया है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव होता है। ये क्या होता है, जो पब्लिक होती है, पब्लिक के जीवन में एक गुणवत्ता को दर्शाता है कि एक पब्लिक का जो जीवन है उसमें कोई सुधार हो रहा है, उसकी गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में कोई सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये वेलफेयर को इंक्लूड करता है, ठीक है। जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या करता है, वेलफेयर को इंक्लूड करता है, पब्लिक वेलफेयर को इंक्लूड करता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज प्रोसेस बाय व्हिच इकोनॉमिक वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ नेशन, community or particular region are improved according to the predefined goals and objectives, ठीक है। मतलब हमारे लिए वो गोल्स ऑब्जेक्टिव पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि कैसे होते हैं, क्योंकि जब तक वो प्री डिफाइंड नहीं हुए थे तब तक हम एक अंतर ही नहीं कर पा रहे थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है। तो जो प्री डिफाइंड गोल्स हैं हमारे, उन प्री डिफाइंड गोल्स के अकॉर्डिंग अगर उनमें तरक्की हो रही है, उन गोल्स में हमारी तरक्की हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ से हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और अगर उनमें तरक्की नहीं हो रही तो इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ एक बहुत बढ़िया चीज़ लिखी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट प्रोडक्टिविटी एंड वेलफेयर वैल्यूज ऑफ अ नेशन। याद करिए, कल मैंने क्या बताया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव विद क्वालिटेटिव विद क्वांटिटेटिव, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखो, मार्केट प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, यहाँ पर ग्रोथ की बात की गई है, यहाँ पर ग्रोथ की बात की गई। मार्केट प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रोथ है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड वेलफेयर वैल्यूज ऑफ नेशन। जैसे वेलफेयर वैल्यूज ऑफ नेशन का मतलब है कि उनके न्यूट्रिशन के लेवल में सुधार हो रहा है, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन के लेवल में सुधार हो रहा है, ठीक, उनकी एजुकेशन में सुधार हो रहा है, उनकी हेल्थ तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है, ठीक है, उनका पोषण उनका जो है हेल्थ तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है, उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंच रहा है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनके पास पहुंच रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है, दवाई तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो रही है, मेडिसिन तक, ठीक है, मेडिसिन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो रही है, ठीक। और भी अगर चीज़ें हम देखें तो इस तरह से हम और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब वेलफेयर वैल्यूज में सुधार हो रहा है, ग्रोथ के साथ साथ वेलफेयर वैल्यूज, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, इसको आप पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट प्रोडक्टिविटी एंड वेलफेयर वैल्यूज ऑफ नेशन, ठीक है। आर्थिक विकास, बाजार की उत्पादकता, मतलब ग्रोथ की बात कर रही है, वृद्धि की बात कर रहा है, बाजार की उत्पादकता, यहाँ पर एक क्वांटिटेटिव, ये मात्रात्मक की बात कर रहा है, ठीक है। और राष्ट्र के कल्याणकारी मूल्यों, यहाँ पर ये क्वालिटेटिव की बात कर रहा है, गुणात्मक की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये आपका मात्रात्मक, और ये क्या है आपका गुणात्मक, इनकी बात कर रहा है, ठीक है। समझिएगा इस चीज को, ठीक है। तो बेसिक जो फैक्टर्स हैं वो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट, जैसे उसमें भी आपने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसी तरह से जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
एजुकेशन सिस्टम हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हुआ है, इंक्रीज इन द कैपिटल, ठीक है। तो ये सब कुछ हैं जो आगे हम बात करेंगे, और भी हैं, ठीक है। इसमें भूल जाओ इसको, चार्ट को, ठीक है, मत इसको मत इंक्लूड करना, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले बुनियादी ढांचे में सुधार, जो हमारा ऑलरेडी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम क्या सुधार कर रहे हैं, ठीक है। बुनियादी ढांचे में जो विकास है वो लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है, ठीक है। जैसे मैंने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एग्जांपल दिया था, तो आप बताइए क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी गुणवत्ता में सुधार नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ की क्वालिटी में सुधार नहीं आ रहा है? आप अपने जो है मामा फूफा के यहाँ पहुँचने में जो क्या करते थे, पहले सुबह बस पे बैठते थे और अगले दिन जाके पहुँचते थे, अब 2 घंटे में आप पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो क्या आपके लाइफ का क्वालिटी स्तर नहीं सुधर रहा है? तो जैसे जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे, पहले मैं बचपन में देखता था कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे अपनी दीदी के यहाँ जाना होता था, वो उस वक्त सीतापुर में रहती थी, बीच में पूरी घाघरा नदी थी। तो मुझे जब मैं पिताजी के साथ अपने जाता था, तो उसमें क्या होता था कि जाने के बाद आगे नाव से जाना पड़ता था, ठीक है। तो नाव का बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता था, बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता था। और जब कभी नाव मिलती थी तो नाव तो देख, कहीं आंधी तो नहीं चल रही, कहीं बारिश तो नहीं हो रही, इन सब चीज़ों को देखते हुए इसके बाद जब नाव आगे बढ़ती थी और नदी में उस पार, तो बहुत लंबा सा रेत का यात्रा होती थी, रेत की, मतलब उसमें बालू ही बालू होती थी, उसमें पैदल चल के इसके बाद में पार करना पड़ता था, फिर दूसरे साइड हमें कन्वेंस मिलते थे, हम लोग जाते थे। आज की डेट में वहाँ पर एक बहुत बढ़िया और बहुत मतलब सुंदर और टिकाऊ सा ब्रिज बन के तैयार है, और कहीं कुछ टाइम नहीं लगता है, ठीक है। जिस शाम तक हम लोग पहुँचते थे, अब क्या है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है 90 to 100 मिनट्स, जो यात्रा हम लोग सुबह स्टार्ट करते थे 7 बजे और शाम को जाके 5 बजे पहुंचते थे, वो यात्रा अब हम लोगों के लिए क्या होगी, अब हम लोगों के लिए यात्रा होगी 90 मिनट्स की, ठीक है। वो यात्रा हम लोगों के 90 मिनट्स की होगी। तो ध्यान देना, बुनियादी ढांचे से विकास में वृद्धि होती है, देश का आर्थिक विकास होता है, ठीक है। वृद्धि से ही विकास होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। आइए, एजुकेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एजुकेशन, शिक्षा हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि एजुकेशन ही हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ देती है। एजुकेशन ही हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों देती है? क्योंकि वही हमें जीने और रहन सहन का तरीका बताती है, ठीक है। एक हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसको हमारी शिक्षा ही डिसाइड करती है। लेकिन शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो शिक्षा टेक्निकल होनी चाहिए, शिक्षा एज पर डिमांड होनी चाहिए, एज पर मार्केट डिमांड होनी चाहिए। तो शिक्षा जब एज पर मार्केट डिमांड होगी तो हमारी लाइफ में सुधार आएगा, ठीक है, डेफिनेटली। क्योंकि ज्ञान जो होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का हो, वो हमें बेरोजगार नहीं रहने देता है। तो ध्यान देना, इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी एंड टेक्निकल नॉलेज विल रिजल्ट इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजेज ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स। समझ रहे हैं भैया? आपके क्या हुआ, मशीनरी लगा दी गई, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दी गई, लेकिन क्या है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, उस मशीन को चलाने का आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो गया, हर ऑफिस में कंप्यूटर लगा दिए गए, आपको जॉब भी दे दी गई, आपको कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? हर काम को मैनुअल करोगे? बताइए, नहीं कर सकते ना। तो आपके लिए क्या है, शिक्षा ही वो माध्यम है जहाँ पर आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको, उस कंप्यूटर को यूज करने के लिए आपके अंदर समझ विकसित कर सकते हैं, किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा तक अगर आपकी पहुंच अच्छी सुनिश्चित हो रही है, अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास जो है लिटरेसी में इंप्रूवमेंट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ जो थी वो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ले जा रही है, ठीक है। तो मैंने आपको जो अभी पढ़ाया था, देखिए सब लगभग सेम ही है कि इससे श्रम उत्पादकता में वृद्धि होगी, ठीक है, परिणाम स्वरूप देश का आर्थिक विकास होगा, क्योंकि ग्रोथ लीड्स टू डेवलपमेंट, ठीक। इंक्रीज इन कैपिटल, पूंजी निर्माण में वृद्धि, पूंजी निर्माण में वृद्धि। देखो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, देखो जब हम एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, जब हमारे पास एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज होगी, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जब हमारे पास नॉलेज होगी, टेक्निकल नॉलेज होगी,
ठीक है, जब हमारे पास टेक्निकल नॉलेज होगी, ठीक है, जब हम शिक्षित होंगे, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा, जब हमारे पास इनको उपयोग करने की जानकारी होगी तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है हमारी पूंजी पूंजी बढ़ने का श्रेय समझे। पूंजी में वृद्धि कैसे होगी, पूंजी में वृद्धि मतलब यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन की बात की जा रही है। तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगी भाई, देखिए जब हमारा आउटपुट अच्छा होगा, जब हमारा आउटपुट अच्छा होगा, जितना हम कैपिटल लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसमें जब हमारा आउटपुट अच्छा आएगा तो क्या होगा, हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होगी। हम इसमें एक होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, आगे आने वाले क्लास में कैपिटल आउटपुट रेशियो, जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे चर्चा कर लेंगे तो कैपिटल आउटपुट रेशियो पे बात करेंगे। वहाँ पर इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप देखेंगे कि क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप यही समझिए कि अगर जो है पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है तो पूंजी निर्माण वृद्धि से भी अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन होता है, और जब अधिक उत्पादन होता है तो उसका आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ग्रोथ होगी हमारी, चाहे वो पूंजी निर्माण में वृद्धि हो रही हो, ग्रोथ हो रही हो, किसी में हो, लेकिन ग्रोथ अल्टीमेटली लीड्स टू द डेवलपमेंट। लेकिन ये स्वैच्छिक नहीं होता है, ये मैंने कल भी बताया था कि ये स्वतः नहीं होता है, ठीक। अब देखिए एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं है, जैसे मैंने कल आपसे बताया था कि आप आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में अंतर लिखिए। बहुत सारे लोगों ने लिख के भी देखा है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप लोगों ने लिखे होंगे इसमें नहीं होंगे, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इसमें लिखे होंगे आपके उसमें नहीं, आप उसको इंक्लूड करिएगा, ठीक है, आप उसको इंक्लूड करिएगा और आप देखिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक। देखिए, इंक्रीज इन द मार्केट आउटपुट रिजल्ट्स इन इकोनॉमी, बाजार उत्पादन में वृद्धि से आर्थिक विकास होता है, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, मैंने कल से आपको यही मैं रटा रटा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आर्थिक विकास को कल्याणकारी मूल्यों और बाजार उत्पादन के संदर्भ में मापा जा सकता है। देखिए वही जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, कल्याणकारी मूल्य और बाजार उत्पादन मतलब ग्रोथ प्लस वेलफेयर, ग्रोथ प्लस वेलफेयर ऑफ द नेशन, ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव विद क्वांटिटेटिव, ठीक। अब यहाँ देखना, यह एक मात्रात्मक अवधारणा है और यह एक गुणात्मक अवधारणा नहीं है। इसको आप थोड़ा सा चेंज करिएगा, इसको आप लिखिएगा कि यह एक मात्रात्मक के साथ एक गुणात्मक, या गुणात्मक अवधारणा के साथ साथ मात्रात्मक, ठीक है, इसको इंक्लूड करिएगा। इसको इंक्लूड करिएगा कि इट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट विद क्वांटिटेटिव, विद क्वांटिटेटिव, क्योंकि इससे हम ग्रोथ को अलग नहीं कर सकते। इट इज अ ग्रोथ, इट इज अ ग्रोथ प्लस वेलफेयर ऑफ नेशन, वेलफेयर ऑफ नेशन, तो इसको आप इंक्लूड करिएगा, ठीक। आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास एक आयामी है, सॉरी आर्थिक वृद्धि, यहाँ पे विकास नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये आर्थिक वृद्धि की बात की गई, इसको इम्प्रूव सही करिए, ठीक है। आर्थिक वृद्धि एक आयामी है, यूनिडायमेंशनल है कि वृद्धि हो रही है भाई, इतना यूनिट था इतने सो जा रहा है, इतना उत्पादन में हमारी वृद्धि हो रही है, पिछले साल इतना था इस बार इतना है, वो एक आयामी है। लेकिन जो आर्थिक विकास है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। आपके पोषण स्तर में सुधार हो रहा हो, आपकी शिक्षा में सुधार हो रहा हो, आपके लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार हो रहा हो, आपको कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा हो, आपकी जो है क्या कहते हैं शिक्षा का स्तर अच्छा हो रहा हो, दवाइयों तक पहुंच सुनिश्चित हो रही हो, ठीक है, आपकी इलाज तक पहुंच सारी सुनिश्चित हो रही हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, आपके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, आपके यहाँ साफ सफाई तक पहुंच सुनिश्चित हो रही हो, तब कहा जाता है कि आपका विकास हो रहा है। तो इकोनॉमिक, अब देख लो यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक ग्रोथ ही जाए यूनिडायमेंशनल, और यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इसको डेवलपमेंट करिए। देखिए यहाँ पे टाइपिंग गलत है तो इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, सही कर लीजिएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, आर्थिक विकास एक बहुआयामी है और आर्थिक वृद्धि एक आयामी है। यहाँ पे हिंदी में गलत है, यहाँ पे इंग्लिश में गलत है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक वृद्धि जो है वो विकास से स्वतंत्र है। अब यहाँ देखिए वही पॉइंट आ गया जो मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम सिर्फ मात्रात्मक देखते हैं और उसको परसेंटेज के रूप में जो है डिनोट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आर्थिक विकास तभी हो सकता है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये हिंदी और इंग्लिश में अगर आप ध्यान न दें तो ये जो ट्रांसलेशन करके हमारी टाइपिस्ट टाइप करती है इसमें बहुत गलत हो जाता है, ठीक है, लिख के कुछ और दो हो कुछ और जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन ओनली हैपन इफ इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स प्लेस, इंग्लिश में देखिए, आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब वृद्धि होती है, क्या होगी, जब वृद्धि होती है, ठीक है, विकास से,
ठीक है, मतलब वृद्धि से ही विकास होता है, ग्रोथ लीड्स टू डेवलपमेंट। लेकिन जो आर्थिक वृद्धि है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, दैट इज इंडिपेंडेंट। ठीक, आर्थिक वृद्धि के प्रमुख संकेतक कौन कौन से होते हैं, आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक कौन कौन से होते हैं। तो आर्थिक विकास, अगर हम आर्थिक वृद्धि देखते हैं तो हमने रियल जीडीपी पढ़ा, हमने रियल पर कैपिटल इनकम पढ़ा कि हमारी रियल पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, हमारी रियल जीडीपी बढ़ रही है, तो आर्थिक वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारे सुधार आ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का पार्ट है, अगर हमारी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में सुधार आ रहा है, इसको भी हम वहीं डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ठीक है, अगर हमारा नेट इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, शुद्ध आर्थिक कल्याण हो रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, तो ये सब क्या होते हैं, ये क्वालिटेटिव टूल्स हैं। इनसे क्या हो रहा है, हमारा आर्थिक विकास सुनिश्चित हो रहा है। ठीक, और इनसे क्या है, हमारी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित हो रही है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि है, इनके बीच में अगर मैं अंतर की बात करूं, ठीक है, इनके बीच में अगर मैं अंतर की बात करूं तो इनके बीच में अंतर 1970 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक क्या हुआ, पहचान चुके थे 1970 के प्रारंभ में ही। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इनको और समय लगा, काम करने में और समय लगा। और इन्होंने उन इंडिकेटर्स को डिफाइन किया। ठीक है, उन इंडिकेटर्स को डिफाइन किया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ठीक है, इस तरह के इंडिकेटर्स, इनके और भी आयाम हैं, अलग अलग आयाम हैं, शिक्षा के भी, स्वास्थ्य के भी, इनके जो सब कैटेगरी हैं उन पे भी हम बात करेंगे, सब इंडिकेटर्स पे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने कुछ इंडिकेटर्स दिए कि अगर इन इंडिकेटर्स में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब विकास हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से एक रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा प्रथम रिपोर्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो जारी की गई 1990 में। ठीक है, 1990 में। ठीक, तो कल की जो हमारी क्लास होगी, उस कल की हम क्लास में आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड समस्त चीज़ें पढ़ाएंगे। यहाँ तक कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ाने के बाद में फिर हम आपको एचडीआर, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो अभी वर्तमान है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि वर्तमान स्थिति में भारत कहाँ पे स्टे करता है उस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बताइएगा कि कमेंट ऑफ करके क्लास करने में कितना मजा आया। आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है।